A very good evening, friends. Welcome to An Academy. So, my friends, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों? So, सबसे पहले तो बता दूं आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ओके. सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त हम. और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेके जाऊंगा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर एंड इट्स वेटेज इज अराउंड 2 to 3 marks. एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप ये मेरे लेक्चर सारे फॉलो कर रहे हो देन इजीली यू विल बी एबल टू मेक दोस 2 to 3 marks श्योर है ना. वेटेज थोड़ा कम है, यही वजह थी कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा लेट लाया जा रहा है आप लोगों के लिए. बट यस, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, रैंक हमें अच्छा टारगेट करना है. सो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स. मैं आपका दोस्त ऐश्वर्य पढ़ाता हूं आपको गेट एंड ईएससी के लिए. आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड बीटेक फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली. 4 बार मैंने गेट क्वालिफाइड किया है मेरे दोस्तों विद माय बेस्ट रैंक 226 एंड आई डू हैव 6+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड 2 years ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस. और ये वो सब्जेक्ट है जो मैं लेता हूं आपके अन अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस एज वेल एज ऑन अन अकेडमी प्लस. थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. जैसा कि आप देख ही रहे हो कि सारे चारों सब्जेक्ट में आपको यूट्यूब पे ऑलमोस्ट दे चुका हूं. थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आरसीसी के मैंने आपको फुल कॉम्प्रिहेंसिव लेंथ कोर्सेज दिए हैं. जियो टेक्निकल मैंने एसएससी जेई चैनल पे दिया है, बट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह मैं आपसे आके डिस्कस करता रहता हूँ. और अक्टूबर में मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्रैश कोर्स, और मैंने आपको करवाई प्रैक्टिस ऑन गेट प्रीवियस ईयर्स एंड ऑल. एमएसक्यू भी लिए मैंने, जितना हम कर पा रहे हैं कर रहे हैं आप दोस्तों के लिए. एंड यस, इफ यू वांट टू गेन समथिंग मोर, अगर आपको कुछ अलग चाहिए, ज्यादा चाहिए, देन माय डियर फ्रेंड दिस इज द की ऑफ सक्सेस, #10. लगाइए #10 कोड ऑन एनी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट 10% ऑफ. नाउ व्हाई अनअकैडमी प्लस, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. देखिए अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट यहाँ चलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे चलते हैं. दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके कोर्सेज ओपन है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी आपके यहाँ चलाए जाते हैं. ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स है आपको अनअकैडमी प्लस के. और अगर मैं बात करूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर आप इतने से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, इफ यू नीड सम मोर गाइडेंस एट पर्सनल लेवल, देन माय डियर फ्रेंड आई विल रिकमेंड यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज देयर इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज जस्ट ए सुपर सेट ऑफ प्लस. मतलब प्लस के जो ये फीचर्स हैं ये तो आपको मिलने ही वाले हैं. प्लस के जो ये फीचर्स हैं ये तो आपको मिलने ही वाले हैं आपके सब्सक्रिप्शन में. बट इसके अलावा आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे आइकॉनिक में पर्सनल कोच, ठीक है, स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा, स्पेशलाइज्ड नोट्स दिए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और आपके जो टेस्ट का एक अच्छा खासा एनालाइज होगा जिसमें हम आपको बताएंगे व्हाट आर द एग्जैक्ट एरियाज वेयर यू आर लैगिंग एंड मोर. So since the devotion of the faculties of the educator is more in the iconic subscription, तो iconic subscription का जो पेमेंट है that is slightly on the higher side that of plus, है ना. Exactly वो कितना है वो मैं सेशन के एंड पे आपसे डिस्क्लोज करूंगा. बट yes, one more thing my dear friend, do not think that this #10 is only going to work with GATE and ESC. Consider it as an universal code at an academy. यूनिवर्सल कोड का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल कोड का मतलब हुआ कि राइट नाउ आई एम टीचिंग यू फॉर गेट एंड ईएससी, okay, but do not think that #10 is going to give you 10% discount only on GATE and ESC. It will give discount on any of the कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जैसे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह कोई आईआईटी जेईई, सीबीएसई, बैंक सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, कैट क्लैट, किसी भी सेगमेंट में अगर आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, then as well you can promote my code there, which is going to give you 10% off. क्लियर है? चलिए, now come to the subject. अनाउंसमेंट ये है कि इन द मंथ ऑफ नवंबर आई एम हैविंग 2 सब्जेक्ट्स फॉर यू.
वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्रैश कोर्स, ये जो अक्टूबर में हमने लॉन्च किया था आपके लिए, इसके अंदर मैं आपका खत्म कर चुका हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एक्सियली लोडेड फॉर मेंबर्स, एसएफडी बीएमडी और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का एक सेगमेंट में ले चुका हूं एनालिटिकल, और ग्राफिकल मेथड या मोर सर्कल मैं लेता हूं आपका मॉर्निंग में, और इसका टाइमिंग रहेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM टू 8:30 PM, ओ सॉरी 8:30 AM। अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट जो मैं आपके लिए नया लेके आया हूं, जिसमें अभी आप मेरे को देख रहे हो, दैट इज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये रहेगा आपका रात में, टाइमिंग रहेगी इसके लिए नाइट 10 PM टू 11:15 PM। कोई बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है इस सब्जेक्ट का, 1.25 घंटे रोज पढ़ाई करेंगे, लगभग हम इसको पढ़ेंगे 22-24 दिन, और इजीली यू विल बी एबल टू सिक्योर फुल मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा हाँ, कुछ दोस्तों को मैं अपने बता दूं कि आज मैं लाइव नहीं हूं, ये सेशन रिकॉर्डेड है। जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव आने की कोशिश करेंगे। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वी आर नॉट एबल टू कम लाइव। मैं ही नहीं, बाकी एजुकेटर्स भी आजकल में लाइव आने में उनको इश्यू हो रहा है, तो जल्दी आप हमें लाइव देखेंगे, बट आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस रिकॉर्डेड लेक्चर, ओके। बट यस, दिस इट विल बी प्रीमियर्ड ऑन टाइम, 10 बजे से आपको लेक्चर आपके अनअकैडमी गेट सी में मिलेगा। और स्वागत है आपका पहले सेशन में ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाऊंगा वो सफिशिएंट रहेगा, प्लस आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक बार जब हम लोग लाइव आ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दिया करूंगा। मींस दिस टाइम क्या मैं अलग करने वाला हूं, अभी तक मैंने आपने मेरे से स्ट्रक्चर पढ़ा, आरसीसी पढ़ा, जियोटेक पढ़ा, सोम पढ़ा, बट मैकेनिक्स में मैं अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज करूंगा आप लोगों के साथ। Every day I am going to give you lecture on a particular topic, then I am giving you DPP, ठीक है। और इस DPP को हम लोग डिस्कस किया करेंगे आइदर ऑन YouTube और ऑन स्पेशल क्लास, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, चाहे वो YouTube में मैं डिस्कस करूं, चाहे मैं उसको स्पेशल क्लास में डिस्कस करूं, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। सो अब तो आप सबको पता है कि किस तरीके से आपको अनअकैडमी स्पेशल क्लास एक्सेस करना है। यू ऑल नो दैट यू कैन सिंपली डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड देयर यू कैन फॉलो मी एंड आवर टीम मेंबर्स, है ना। और उस अपने प्रोफाइल का लिंक मैं आपसे वीडियो के एंड में जरूर शेयर करूंगा, टेलीग्राम लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा, और अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के प्राइजेस भी मैं आपसे एंड में शेयर करूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड। सो व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? So engineering mechanics, you can say, it is basically the branch of science which is dealing with the forces as well as its effect, है ना। देखो मैकेनिक्स का वैसे तो मतलब होता है बड़ा, मैकेनिक्स में मतलब हमने अपने ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कंडीशन में भी पढ़ना है और मोशन वाले कंडीशन में भी पढ़ना है ना। मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट एट मोशन। और मोशन की भी मैं अगर आपसे बात करूं, स्टिल देयर कैन बी टू बाइफर्केशंस, है ना। मोशन का या तो आप कॉज कंसीडर करोगे या आप कॉज कंसीडर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल अगर ये मोबाइल है, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है और यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है इन गिवन टाइम, देन आई कैन कैलकुलेट, है ना। यहाँ पे मैंने फोर्स का कोई भी जिक्र नहीं किया, मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ 3 क्यों थी और यहाँ पे 5 क्यों हुई होगी। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हिडन फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स रहा होगा जिसके कारण इसका वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज किया। तो पर अगर मैं इस फोर्सेस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करता हूं, तो मैं ऐसी स्टडी को बोलूंगा स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, एंड दिस ब्रांच ऑफ यू कैन से मैकेनिक्स इज कवर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ काइनेमेटिक्स। बट जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे इतने किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके कारण ये वेलोसिटी, अब यहाँ पे मैंने फोर्स बढ़ा दिया इतने से, है ना, मैं 10 से 20 किलोमीटर चला गया, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑफ फोर्स। तो फोर्स की जब भी मैं बात करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं बात करूंगा डायनामिक्स की। तो टोटल मैकेनिक्स के ब्रॉड बाइफर्केशंस में 3 रखना चाहता हूं। वन इज स्टैटिक्स, अनदर इज काइनेमेटिक्स,
एंड अनदर इज डायनामिक्स। स्टडी में बॉडी इज एट रेस्ट। और सही बताऊं दोस्त, सिविल इंजीनियरिंग में आपके मैकेनिक्स का मतलब स्टैटिक्स ही होता है ना। सो आई कैन से दैट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स। देखो ना यार, आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, फाउंडेशन बनाते हो, ब्रिज बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, डैम बनाते हो, वो कौन सी कंडीशन में है? वो स्टैटिक कंडीशन में है। तो उस रुकी हुई बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे एक्चुअली में, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स नो मोशन, तो उसी का आपको एनालाइज कर रहा है। सो दैट इज वाई माय डियर फ्रेंड, स्टैटिक सिविल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिविल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मतलब होता ही है कि स्टैटिक्स को पढ़ना। हमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का रिक्वायरमेंट इतना नहीं पड़ेगा दोस्त, इनका रिक्वायरमेंट पड़ता है मैकेनिकल वालों को। भाई मैकेनिकल वालों को काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स से फर्क पड़ता है, हमें यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता। हमें मैकेनिक्स के नाम पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ स्टैटिक्स को ही तवज्जो देना है, बिकॉज हमें अगर प्रोजेक्ट के बाद पेमेंट चाहिए तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर का पेमेंट मिलेगा जिसमें स्ट्रक्चर जितने मर्जी फोर्स लग जाए पर वो मूव ना करे, मतलब कि वो एट रेस्ट रहे। इमेजिन करो ना, ऐसी बिल्डिंग का आपको कोई पेमेंट देगा कि आपने बिल्डिंग खड़ी की, हवा आने के कारण वो चलने लग गई, है ना। और मैकेनिकल वालों का ठीक एकदम विपरीत है। मैकेनिकल वालों का क्या है? मैकेनिकल वालों का फंडा ये है कि अगर उन्होंने रोबोट बनाया, कार बनाई, कोई मॉडल बनाया और वो फोर्स लगाने के बाद भी चला नहीं, तो उनका पेमेंट उठ जाएगा भाई। तो उद्देश्य मैकेनिकल वालों का और सिविल वालों का देखा जाए तो एकदम अपोजिट है। हमें दिया जाता है पेमेंट, हमें पैसा मिलता है चीजों को रोक के रखने का, और मैकेनिकल वालों को पैसा दिया जाता है चीजों को चलाने का, चीजों को मोशन में डालने का। चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, चाहे वो डायनेमिक्स हो, चाहे आप फोर्स एस्पेक्ट से पढ़ो, चाहे आप उसको मोशन एस्पेक्ट से पढ़ो। क्लियर है कि नहीं है? सो मैकेनिकल, you can say from mechanical point of view kinematics and dynamics are important, and for civil engineer I want to say statics is very very important। और अभी जब मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगा जो कि डिसाइड किया है आईआईटी बॉम्बे ने इस बार, तो आपको देख के भी लगेगा कि हाँ मैकेनिक्स मतलब सिविल के लिए क्या होता है, इजंट इट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, वी विल बी स्टडिंग। और यहाँ नहीं तो फ्लूइड में आपने सुना होगा कि फ्लूइड में तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। फ्लूइड आप स्टैटिक कंडीशन में भी पढ़ते हो, फ्लूइड आप काइनेमेटिक्स कंडीशन में भी पढ़ते हो, और फ्लूइड डायनेमिक्स भी आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि सिविल इंजीनियर पाइप नेटवर्क वगैरह ये सब डिजाइन करता है, वहां पे फोर्सेस को देखना पड़ता है, ओपन चैनल फ्लो पड़ता है, वहां पे काइनेमेटिक्स का जिक्र होता है ना। डैम्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टैटिक्स चाहिए, बट पानी की स्टडी करने के लिए हमें पानी को मोशन में भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए देखो ना, आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव, टेम्परल, लोकल, है ना, सर्कुलेशन, ये सब आप पढ़ते हो, वोर्टिसिटी। डायनेमिक्स में आप लोग बर्नौलीज देखते हो, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज देखते हो, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, फ्लो थ्रू पाइप्स, हेड लॉस, ये सब कब आते हैं? जब आपका पानी मोशन में होता है। So we are going to study these kinematics and dynamics portion with fluid, है ना। बट किसी भी रिजिड बॉडी, रिजिड ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो उसमें हम लोगों को तवज्जो देना है सिर्फ स्टैटिक्स के ऊपर। इज इट क्लियर? आप थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है पढ़ाते हुए, आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, लग ही रहा है कि मैं खुद से बात कर रहा हूं, बट प्लीज कोऑपरेट, हम जल्दी लाइव आने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इज इट क्लियर? चलो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज आपको, एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज मैकेनिक्स, और एक छोटा सा टॉपिक ले लूंगा फोर्स, क्योंकि वहीं से पूरी बातचीत चालू होगी। अब आते हैं दोस्त सिलेबस के ऊपर, विच हैज बीन सेट बाय आईआईटी बॉम्बे दिस ईयर। तो सिलेबस के नाम पे वी हैव टू स्टडी द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, देन द फ्री बॉडी डायग्राम, देन द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, है ना, और इंटरनल फोर्सेस इन द स्ट्रक्चर। ये आप स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हो, इंटरनल फोर्सेस। इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी आप लोग पढ़ते हो सॉम और स्ट्रक्चर में। ठीक है, फ्रिक्शन एप्लीकेशन ये पढ़ेंगे हम लोग। सेंटर ऑफ मास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फ्री वाइब्रेशन ऑफ एन अनडैम्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी आप कह सकते हो
कि इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी जिक्र हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर्स में। तो बहुत ही प्यारा सिलेबस है। देखो जो रिक्वायर्ड है सिविल वालों को सिर्फ वही वही चीजें डिस्कस की गई है। आपको पता ही होगा कि इस बार आईआईटी बॉम्बे ने बहुत सारा कोर्स में मॉडिफिकेशन किया है और एक्चुअली में उस कोर्स को बनाया गया है सिविल के लिए, है ना। वैसे तो मैकेनिक्स मैं कहूंगा कि 4-5 साल से आता है, उसमें स्टैटिक्स भी, उसमें काइनेमेटिक्स भी आया करता था, डायनामिक्स भी आया करता था, बट दिस टाइम they are more specific. They actually know what do they need from civil engineering. Okay, so accordingly they have modified the syllabus. But तब भी अगर आप लोग बोलोगे कि सर कुछ काइनेमेटिक्स डायनामिक्स भी डिस्कस कर दो, then I can take a few sessions or marathon sessions on that, isn't it? चलो, तो मुझे लगता है था कि ये कोर्स मुझे पढ़ना चाहिए बिकॉज आई एम टैकलिंग योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आई एम टैकलिंग योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, है ना। तो मुझे लगता था कि मुझे कोर्स आपको पढ़ाना चाहिए क्योंकि कह सकते हो कि थोड़ा सा इसके अंदर इंटरेस्ट मेरा भी ज्यादा है और जो क्योंकि ये सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चर और सोम के साथ। इज इट क्लियर? सो ये हमारा सिलेबस रहेगा और इसका वेटेज का बात करूं तो वेटेज इज नॉट मच, ओनली 2 to 3 marks, बट स्टिल माय डियर फ्रेंड, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। 2-3 नंबर के लिए, पहली बात तो 2-3 नंबर के लिए भी आएगा तब भी पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। 2-3 नंबर के लिए आएगा तो वो भी हम क्यों छोड़े, उसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा। बट सेकंड रीजन मेरे दोस्त इन 2-3 मार्क्स से बहुत ऊपर है। वो ये है कि सोम और स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन है ना, जो सोम और स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है, दैट इज देयर, है ना। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नया बैच लॉन्च किया है विच इज लैमिनार बैच, है ना। आप ये पढ़ रहे हो लैमिनार बैच के लिए और मोस्टली दिस बैच इज टारगेटेड टू सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी अभी प्रिपरेशन करना चालू किया है ना। तो अगर मैं लैमिनार बैच में ये कोर्स लेके आ रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द फर्स्ट और सेकंड कोर्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस बैच, है ना। 2 सब्जेक्ट अभी हम चला रहे हैं अपने लैमिनार बैच में, वन इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय मी एंड सेकंड इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय प्रांजल सर, है ना। तो रीजन ये है फाउंडेशन बैच में इस टॉपिक को डिस्कस करने का कि यहाँ पे मैं आपकी बुनियाद रखूंगा सोम और स्ट्रक्चर की। क्लियर है कि नहीं है? सो डायरेक्टली यू कैन से जो फाइनल ईयर में है, जो गेट दे रहे हैं, वो इसको 2-3 मार्क्स के उद्देश्य से पढ़ सकते हैं। बट वो मेरे दोस्त, जो मेरे छोटे दोस्त हैं, जो जूनियर्स हैं, जो काफी जूनियर्स हैं और जो अभी सेकंड थर्ड ईयर में आए हैं और जो कुछ एम कर रहे हैं बड़ा गेट के लिए अभी से ही, उनके लिए मैं बता दूं कि ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए फाउंडेशन की तरह काम करेगा। Once you are comfortable in this subject, after that you are ready to play with any other connected subject like strength of material and structure। और आप सीनियर से बात करके देखना एक बार, वो बोलेंगे कि हाँ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एक चीज होती है भाई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक चीज होती है। तो इसको बहुत ही प्यार से, है ना, कामनेस के साथ डिलीवर करेंगे हमारे प्रांजल सर आप लोगों को, और कोशिश करूंगा सेम डेकोरम मैं भी मेंटेन करूं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स में, ठीक है। और देखो एक तो ये हो गया, दूसरी इसकी इनडायरेक्ट इंडिपेंडेंसी देखो, इंटरनल फोर्सेस सोम स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम इक्वेशन सोम स्ट्रक्चर, फ्रिक्शन ये आपको हाईवे में भी यूज होगा, सोम में भी होगा, स्ट्रक्चर में भी यूज होगा। सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट, भले ही सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ देखने में लग रहा है, बट आपको एवरेज हाइट निकालना हो, वेटेड फोर्स का रिजल्टेंट निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, देन कंसेप्ट इज गोइंग टू बी सेम। यहाँ पे बस हम मास के साथ खेलेंगे, वहां फोर्सेस वेट वगैरह के साथ खेलेंगे। फ्री वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन का टॉपिक है ये, मैकेनिकल वाले भी पढ़ सकते हैं इसको, ऑफ अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। दिस इज आल्सो वेरी वेरी यूजफुल व्हेनेवर वी आर डिजाइनिंग दी मशीन फाउंडेशंस। कल को जब आप मशीन फाउंडेशंस या वाइब्रेटिंग फाउंडेशंस को डिजाइन करोगे तो वहां पे आपको ये फंडा बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। सो यू कैन सी कि कितना ज्यादा ये जो टॉपिक्स हैं ये आने वाले सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो इट इज द फाउंडेशन एक्चुअली। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ दीज 2-3 मार्क्स वी हैव टू थिंक ब्रॉडर, है ना। ये करने से हमारे आने वाले सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू यू गाइस। ओके, सो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू दिस लैमिनार बैच। यहाँ पे चीजें चलेंगी एकदम स्मूथ वे में। जैसे आपको पता है कि फ्लूइड में
लैमिनार टर्बुलेंट टाइप के मोशन होते हैं। लैमिनार मतलब एकदम स्ट्रीमलाइन, लेयर बाय लेयर चल रहा है भाई, ठीक है। टाइम अभी अपने पास बहुत है, टाइम अभी अपने पास बहुत है ना। कम पढ़ेंगे एक दिन में इफेक्टिव, कम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चनों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फाउंडेशन मजबूत करनी है, क्लियर है। फाउंडेशन हमें यहाँ पे क्या करना है, मजबूत करना है। सो लेट मी स्टार्ट दी सेशन दैट एज यू नो दैट सॉलिड मैकेनिक्स, ये मैंने इसलिए स्लाइड डाली क्योंकि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी इस बैच में पढ़ोगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स, one is rigid body analysis and another is deformable body analysis. तो दोस्त रिजिड बॉडी एनालिसिस में क्या होता है, दिस इज एक्चुअली मैकेनिक्स, जिसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते। अगर मेरे पास ये एक मटेरियल है और इसके अंदर ये 6 मॉलिक्यूल है, सो आप जितना मर्जी फोर्स लगा लो इन 6 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर डिस्टेंस है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। दिस इज व्हाट रिजिड बॉडी इज सेइंग। तो मैकेनिक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली रिजिड बॉडीज, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दी डिफॉर्मेबल बॉडीज। अगर आप कोई फोर्स लगाते हो डिफॉर्मेबल बॉडी पे, तो यहां पर भी दोस्त मेरी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, बट हियर my dear friend, the intermolecular distance between the particles may change, और इसी के कारण कुछ इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, ड्यू टू विच द लेंथ ऑफ योर ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है वहां पे, है ना। सो दिस फेनोमेना, दिस डिफॉर्मेबल बॉडी फेनोमेना वी आर गोइंग टू स्टडी इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये पढ़ेंगे हम लोग फॉर्म में। और रिजिड बॉडी जिसमें हमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस के बारे में नहीं सोचना, वो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, isn't it? So this is a funda here, okay. So you can see the differences here, rigid body mechanics, यहाँ पे we have to focus on this, and this is deformation of the body, deformable body, है ना। और ये वीडियो शायद तंग कर रहा होगा आपको, यहाँ पे आप देख ली। रिजिड बॉडी एनालिसिस में क्या करेंगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद इन द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी एनालिसिस। एंड द ब्रांच ऑफ science which is dealing with this study of rigid body is known as engineering mechanics. And similarly मेरे प्यारे दोस्तों, if the distance between the two points, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फोर्स लगाने पे कम या ज्यादा हो सकता है, तो ऐसी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कैन चेंज, देन such a body analysis is known as deformable body analysis, and this branch which is dealing with such deformable body is known as strength of material, जो आपको हमारे प्रांजल सर पढ़ा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। So my dear friend, the first thing which I would like to start in engineering mechanics is force. सबसे पहली चीज, क्योंकि देखो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको काम स्टार्ट करूंगा फोर्स के साथ, ठीक है। तो फोर्स में देखो क्या होगा, है ना। अब फोर्स आप कहो तो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, है ना। तो फोर्स का मतलब होता है कि कुछ एफर्ट करना, आप पुल कर रहे हो किसी चीज को, पुश कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है, या किसी भी कारण से अगर आप बॉडी में एक्सेलरेट कर रहे हो, तो दीज ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फोर्स। क्लियर है कि नहीं है। और न्यूटन के सेकंड नियम ने बोला था कि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट में, फर्स्ट लॉ ने बोला था बॉडी इज गोइंग टू रिमेन इट्स ओरिजिनल स्टेट अगर आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई रुकी है तो वो हमेशा रुकी रहेगी, until and unless net force applied on that is equal to zero, isn't it? तो किसी भी बॉडी का अगर आपको स्टेट चेंज करना है, then you must apply some force on it. So that is a funda here. फोर्स को डेफिनेशन डिफाइन किया गया न्यूटन के सेकंड लॉ से, जिसमें कहा गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमें समझ में आया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, या मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी with respect to
टाइम। ठीक है, तो जैसा कि अगर इसकी यूनिट के बारे में मैं चर्चा करूं आपसे, तो यूनिट आप लोग समझते हो कि टोटल यहाँ पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना। टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना। लेंथ, मास, टाइम, है ना, इलेक्ट्रिकल ल्यूमिनिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब चीजें आपकी टोटल 7 फंड मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, so these are length, mass, time, temperature, city, amount of substance। तो फिजिक्स के अंदर आपको देखो, फिजिक्स ही है भाई, ये जो स्टैटिक्स है ना, दिस इज नथिंग बट द फिजिक्स ओनली। फिजिक्स के अंदर आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो इन सातों से मिलके ही बनेगी। और अगर मैं बात करूं सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये तीन चीजें ही खेलने वाली हैं आप लोगों के साथ। लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ के डायमेंशन की बात करूं तो होता है एल, मास के डायमेंशन की बात करूं तो होता है कैपिटल एम, टाइम का होता है कैपिटल टी, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का आपका क्यू हो गया, टेम्परेचर का केल्विन के हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला हो गया सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया। बट हियर वी आर गोइंग टू प्ले विद दिस। और अगर ऐसा यूनिट में इसकी यूनिट्स की बात करूं तो इसके लिए मैं यूनिट दूंगा मीटर, इसके लिए दूंगा एसआई में केजी, और इसके लिए दूंगा मैं आपको सेकंड। ठीक है, या सिर्फ सिंपल एस। सो हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेसिकली वी हैव टू प्ले विद दीज थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आपका फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, मोमेंटम हो, टॉर्क हो, है ना, एंगुलर मोमेंटम हो, all these are going to be the part of length, mass as well as time। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपनी फोर्स की डेफिनेशन पे ज्यादा वापस आऊं, तो फोर्स इज नथिंग बट दी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बोले तो कैपिटल एम, एक्सेलरेशन बोले तो वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी over time। Now what is velocity? Velocity is displacement by time। So ये हो गया आपके पास m, l डिस्प्लेसमेंट का l, t minus 2, है ना, यही हो गया ना, m l t minus 2। So m l t minus 2 is going to be the dimensions of force, dimensions of force, या आप इसको कह सकते हो इट्स ऐसा यूनिट इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसी को हम लोग प्यार से बोल देते हैं भाई 1 न्यूटन। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज नथिंग बट 1 न्यूटन, इट इज नथिंग बट 1 न्यूटन। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स दिस इज इक्वल टू m l t minus 2। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। बहुत बेसिक चीजें हैं, क्लास 11th में आप ये सारी चीजें जानने लग जाते हो। ठीक है, बट मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि देखा जाए तो क्लास 11th में जो आपने स्टैटिक्स में पढ़ा है, काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, डायनेमिक्स में पढ़ा है, रियलिटी में अगर तब आपने आईआईटी जेईई वगैरह की प्रिपरेशन की है, तो रियलिटी में तब का कंटेंट मैं कहूंगा कि इस कंटेंट से ज्यादा था। क्लियर है कि नहीं है? तो वहां पे आपने काफी कुछ पढ़ा है। तो मुझे बस आपको चीजों को याद दिलाना है, उसको प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर सीक्वेंस में आप लोगों के आगे लाके रखना है।
सो दीज आर दी माय डियर फ्रेंड डायमेंशंस ऑफ फोर्स, और ये हो जाएगी हमारी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं कि फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत अजीब लग रहा है, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं आज। कंटेंट जरूर थोड़ा कम टाइम पे ज्यादा जा रहा है आप लोगों को, बट मजा सा थोड़ा सा कहूंगा लाइव में ही आता है। सो देयर आर यू कैन से बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी दो नेचर की होती है, एक होती है आपकी स्केलर और एक होती है आपकी वेक्टर। अब खैर आप सोम वगैरह में टेंसर भी पढ़ लोगे। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोस which has only मैग्नीट्यूड। स्केलर वो होता है जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर वो होता है जिसके पास होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड it obeys vector law of addition. It obeys vector law of addition. ये बहुत जरूरी है तीसरा वाला। 11th क्लास में बस हम ये पढ़ते हैं स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट नो, a physical quantity which is having magnitude as well as direction still cannot be a vector. वेक्टर होने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन का पालन होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा या फॉर्म में आपको ऐसा एग्जांपल दिया जाएगा जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, बट स्टिल इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। मुझे पता है आप में से काफी लोग गैस कर चुके हो कि वो क्वांटिटी क्या है, दैट इज स्ट्रेस। बेस्ट एग्जांपल इज स्ट्रेस। स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, इट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड, it is having direction perpendicular to the plane or along the plane, but it does not obey vector law। वेक्टर मतलब पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इजंट इट? चलिए, तो ये फंडा है यहाँ पे, है ना। तो अभी हमने ये सीखा, अरे वीडियोस तो बहुत देर से ऑफ हो गई होगी ना मेरी। चलिए एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, काफी देर से मेरा वीडियो ऑफ होगा, रियली सॉरी फॉर दैट। चलो ये थोड़ा नुकसान हो गया रिकॉर्डिंग का। ऑनलाइन होता तो मैं डिवाइस देखता रहता, मुझे पता चल जाता। ओके, नॉट एन इश्यू। अभी आ रहा है, एक मिनट मुझे खुद ही देखना पड़ेगा, लेट मी चेक दी सेटिंग्स। यस, नाउ इट इज ओके। यस, तो मैं आपसे कह रहा था कि स्ट्रेस इज हैविंग मैग्नीट्यूड, it is equipped with the direction as well, but it is not going to obey the vector law of addition. Okay, that is stress. And physical quantity अगर उसको वेक्टर कहलाना है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ it must obey the vector law of addition. That is what I want to say. Okay, and scalar means it is only going to have magnitude. Okay, चलिए, now addition of forces, addition of forces, or you can say vectors. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। पहले तो लिख लो यहाँ पे, फोर्स इज दी वेक्टर क्वांटिटी। मेक ए नोट हियर, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो कैसे आप दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हो, है ना। एक्सप्रेशन काफी सिंपल है कि मेरे पास अगर दो वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर है लेट्स से बी, है ना। सो पढ़ा होगा आपने 11th क्लास से कि सिंपली a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। a plus b is equal to a plus b only for a particular angle, only for a particular orientation, है ना। देखो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं
कि मान लो मेरे पास एक फुटबॉल है भाई, है ना, ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने दो लोग आए, दो फुटबॉल प्लेयर आए, इधर से दौड़े दौड़े आ रहे हैं, ये भी और ये भी, दोनों भागते हुए आए बॉल की तरफ। ओके, एक पहला बंदा ये आया, दूसरा बंदा है भागते भागते आया, है ना, एक ही साथ आ रहे हैं, एक ही साथ आ रहे हैं ना। दोनों ने आके इस बॉल को 10-10 न्यूटन से लात मारी। इस वाले ने भी मारी, कितने से लात? 10 न्यूटन। सोच रहे होंगे भाग के आए हैं पर लगी से 10 न्यूटन से, है ना, कमजोर आदमी रहे होंगे। 10-10 न्यूटन से दोनों ने लात मारी, है ना, एकदम ऐसे, एकदम। ये मैं 3D में बनाने की कोशिश की है, बट फैक्ट इज दिस कि जब ये दोनों यहाँ पे आके अप्रोच हुए तो दोनों बॉल के एकदम, जब लात पड़ी तो ऐसे पड़ी इस बॉल को, ये भी 10 न्यूटन से, ये भी 10 न्यूटन से। तो अब इस बॉल के ऊपर कितना फोर्स आया होगा, है ना। अब आपको लग रहा होगा हाँ सर ये 10 और 10 दोनों ने एक साथ मारी, एक टाइम पे मारी, एक इंस्टेंट पे मारी, मान लो कोहेरेंट फोर्सेस थे, ठीक है। जब दोनों ने एक साथ इस बॉल को लात मारी तो दोस्त ये आगे चला गया, कितने से, ये चला गया, इसके ऊपर कितना फोर्स आया, इसके ऊपर आया 20 न्यूटन। मतलब इस बॉल के अंदर जो भी एक्सेलरेशन वगैरह फलाना ढिमकाना आएगा, दैट इज ड्यू टू 20 किलो न्यूटन, इजंट इट। अच्छा, दिस इज वन इंस्टेंट। अभी आपको समझ में आ जाएगा वाई फोर्स इज वेक्टर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ओरिएंटेशन। अच्छा, दिस इज केस नंबर 1। नाउ लेट मी कम ओवर टू केस नंबर 2। मैंने फिर से एक बॉल ली भाई, मैंने फिर से एक बॉल लिया। इस बार भी दो बंदे आए एक बॉल के ऊपर, एक प्लेयर आया यहां से और दूसरा रोनाल्डो आया हमारा यहाँ से, ठीक है, मेसी और रोनाल्डो दोनों आए। ये आया दौड़ा 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 यहाँ तक पहुंचा, स्पीड दोनों की बराबर भाई। तो इसको, इसने लात मारी 10 न्यूटन से, इसने भी लात मारी 10 न्यूटन से, 10 न्यूटन, एंड हियर एज वेल 10 न्यूटन। तो इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा, अगर पर मैं श्योर हूं कि अगर मैं आपसे पूछता कि इस बॉल के ऊपर रिजल्टेंट क्या होगा, मोशन किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो आप बोलोगे सर 0। क्यों? इधर से भी 10, इधर से भी 10, एक ही स्टैंड पे लात पड़ी, दोनों ने एक साथ 10-10 की लात मारी, तो रिजल्टेंट बॉल आपकी यहीं पे रहने वाली है, ये कहीं पे भी डिस्प्लेस नहीं करेगी। बट शर्त यह है कि लात एक ही स्टैंड पे, एक ही ओरिएंटेशन पे, एक ही हाइट पे लगनी चाहिए, देन दिस बॉल इज गोइंग टू बी रिमेन स्टेशनरी, इजंट इट। तो कहने का मतलब ये है कि नील बटा सन्नाटा, इसके पास क्या है आज के टाइम पे लात लगने के पहले? 0 न्यूटन। ये ऑन नहीं है, ये 0 न्यूटन है भाई मेरे, इट इज 0 न्यूटन। चलो, अभी भी हमें चैन नहीं आया, हमने क्या किया, बॉल को रख दिया यहां, बॉल को रख दिया मैंने यहां, फिर मैसी और रोनाल्डो आए, एक आया इस बार इस दिशा से, मैं ही मार देता हूं, और एक आया इस दिशा से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आए, दोनों आए मस्त एकदम नहा धो के, और यहाँ पे मारा मैंने 10 न्यूटन, और यहाँ पे मारा मैंने 10 न्यूटन। दोनों ने एक ही इंस्टेंट पे इस बॉल को लात मारी, दोनों ने एक ही इंस्टेंट पे इस बॉल को क्या मारी, लात मारी, है ना। अब आपको क्या लग रहा है क्या होगा, क्या होगा? ना ये बॉल यहां जाएगी, ना ये बॉल ऊपर जाएगी, ना ये बॉल रुकी रुकी रहेगी, है ना। तो अगर आप इसको अपने आज तक के जजमेंट से सीखो या कॉमन सेंस से सीखो, तो आपको लगेगा कि यार सर ये वाली जो बॉल जाएगी वो यहीं कहीं जाएगी, ऐसे लगना भी चाहिए, ये कहीं ऐसी जाएगी। और क्या इसका रिजल्टेंट होगा? ना ही ये 0 होगा, ना ही ये 20 होगा, ये कुछ 0 और 20 के बीच में होगा, है ना। 0 तो होगा नहीं और 20 भी नहीं होगा। 20 कब होता? जब एक ही दिशा पे पड़ती लात। 0 कब होता? जब अपोजिट दिशा पे लाते पड़ती। बट अभी मुझे लगता है कि ये होगा
somewhere between 0 एंड 20। इतना पता है कि 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा, इतना भी पता है कि 0 से कम नहीं होगा, है ना। 0 और 20 के बीच में होगा। मुझे पता है, आपको आंसर भी पता है, आपको पता है कि सर 10√2 होगा, क्या पहले आप बुझा रहे हो, बट मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको विजुलाइज करवाना है ना। 10√2 ही होगा, बिल्कुल सही बात है। 90 डिग्री पे अगर एक्ट हो रहा है तो √a² + b² होगा, है ना, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 is 0, है ना। वो हम डिराइव करेंगे, वो बात की बात है। तो मैं आपको बस ये एहसास दिलाना चाहता हूँ, व्हाई डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। 10 + 10 can be 20, 10 + 10 can be 0, 10 + 10 can be some another number. So why this resultant, here if you are talking about 10 + 10, then it is 20. Here if you are talking about 10 + 10, then here it is 0. And here if you are checking 10 + 10, then it is something else, it is 10√2, something like that. क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो ये दोस्तों जो फर्क पड़ रहा है ना, ये इट इज ऑल ड्यू टू दी ओरिएंटेशन। मतलब डायरेक्शन मैटर्स। सेम हो तो ऐड भी हो जाता है, अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है ना। किसी और एंगल पे हो तो कोई और एंगल पे भी चला जाता है, कोई और मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड आई कैन से फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, force is the vector quantity. It is having magnitude, न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी इसके साथ आया है, इसका डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन के हिसाब से रिजल्टेंट इज गोइंग टू मैटर। सो दैट इज व्हाई आई कैन से फोर्स इज दी, यू कैन से, physical quantity which is vector in nature. Now the thing is how to know what is exact intensity. Here what is 0, यहाँ पे विजुलाइज हो गया, यहाँ पे विजुलाइज हो गया, बट यहाँ पे कितना होगा, कितना कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। दूसरी चीज देखो यहाँ पे कि हर बार देखो बॉल का डायरेक्शन भी अलग हुआ है। रिजल्टेंट इट विल वेंट लेफ्टवर्ड, रिजल्टेंटली कहीं नहीं गया, रिजल्टेंटली ये गया आपका कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट पे चला गया, ईस्ट नॉर्थ, है ना। बाय डिफॉल्ट ये ईस्ट होता है सर्वे में, ये नॉर्थ पढ़ते हैं हम लोग, है ना। नॉर्थ ईस्ट पे चला गया, है ना। क्लियर है कि नहीं? तो ये डायरेक्शन भी जाने का अलग अलग है। तो कितना मैग्नीट्यूड इसका हुआ, क्या इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन है, दिस वी हैव टू फाइंड। तो इसको फाइंड करने के लिए व्हाट वी कैन डू, आई कैन एज्यूम एनी टू वेक्टर्स। लेट्स से माय फर्स्ट वेक्टर इज दिस a, my second vector is this, let's say it is b। इस एक को मान लो a और दूसरे को मान लो b, है ना। अगर ये दोनों वेक्टर यहां पे लग रहे हैं किसी पॉइंट पे a पे, लेट्स से इट इज a, देन माय डियर फ्रेंड मुझे जानना है कि a + b कितना होगा, किस दिशा में होगा, है ना। फॉर दिस आई कैन यूज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अगर आपने दो वेक्टर का रिजल्टेंट देखना है, देन व्हाट यू कैन डू, in that case what you can do, you can simply draw parallel lines here, okay, and the leading diagonal here is going to tell you, the leading diagonal here is going to tell you the direction of resultant force, the direction of resultant force, है ना। इसका डायरेक्शन, अच्छा ए और बी के बीच का एंगल कितना था, लेट्स से थीटा, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना हो गया, लेट्स से फाइव। तो आपको भी ये पता करना है कि r का वैल्यू कितना होगा और r का ओरिएंटेशन कितना है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल और विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। ओके, सो जस्ट सी हियर माय डियर फ्रेंड, लेट्स से दिस इज माय, आई होप पीला दिखाई दे रहा होगा, दिस इज थीटा, देन दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा। ये भी है तो ये भी होगा, और अगर 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 ये b है तो ये आ जाएगा मेरे पास हाउ मच, इट इज b sin थीटा,
and it is b cos theta. अगर मुझे r निकालना है तो मुझे पता है कि a, इसको मान लो कोई पॉइंट k, इसको मान लो l, तो इन ट्राइंगल AKL you can say that r square is equal to AK, मतलब a plus b cos theta square plus b sin theta square. तो इसको अगर सॉल्व करते हो देन यू विल बी राइटिंग हियर r square is equal to a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta plus b square sin square theta. इन दोनों को यहां देखो कितना हो जाएगा, so you can say the resultant is going to be this much, where theta is the angle between them. देखो रिजल्टेंट का जवाब तो आपको मिल गया. देखो ना यार, ये आपका है अंडर रूट ए स्क्वायर पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स. तो जस्ट पहले आ जाते हैं. यहाँ 10 और 10 दोनों एक ही दिशा में थे. अगर यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट निकालना होता तो मैं आपको बोलता कैसे निकालो. आप निकालो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कितना कर देते कॉस थीटा, या थीटा इज 90 डिग्री, तो कितना हो जाता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. so this is nothing but under root a square plus b square plus 2ab. तो कितना हो गया a plus b होल स्क्वायर, रूट से कैंसिल तो हो गया a plus b. so that's the reason why 10 plus 10 was 20 here. सेकंड केस अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो सेकंड केस देखिए, here the angle is 180 डिग्री. तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे रिजल्टेंट जब मैं निकालने बैठा तो ये आया मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस 180 डिग्री इज -1, तो ये हो गया a माइनस बी. तो 10 माइनस 10 वाज इक्वल टू 0. यहाँ पे जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था तो मैंने इधर जब रिजल्टेंट निकाला तो इट वाज cos 90 0. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos 90 0. सो r इज इक्वल टू कितना आया, r is equal to 10 root 2. So this is the expression, my dear friend, which can give you the resultant magnitude of the vector. ये आपको resultant magnitude किसी भी वेक्टर का देता है. Now the second thing is orientation, that in which direction my resultant is going to act. जैसे कि फुटबॉल रिजल्टेंटली कहाँ गई, यहाँ फुटबॉल कहाँ गई, इसी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में. यहाँ फुटबॉल कहाँ गई, कहीं नहीं गई. यहाँ फुटबॉल कहाँ गई, नॉर्थ ईस्ट में चली गई. तो इसको निकालने के लिए आप कर सकते हो, जैसे आपको पता है दिस ग्रीन वाला इज रिजल्टेंट, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट ओरिएंटेशन देन tan phi is given as b sin theta divided by a plus b cos theta. सिंपल. तो फाई हो गया मेरे पास कितना, tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा. खत्म. यहां देख लो फाई कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल से निकाल रहे हो 0 0, ये भी 0 ये भी 0, tan 0 0 सेम डायरेक्शन. यहां देख लो 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री आ रहा है ना, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस एंड दिस गायब, सेम 0 डिग्री. यहाँ देख लो 90, ये कितना हो जाएगा, ये b sin थीटा, b sin थीटा बोले तो b अपॉन b cos थीटा 0, b by a. So tan inverse b by a, and b by a is how much, it is equal to tan 1. Tan inverse 1 is 45 degree, it is 45 degree. So this expression, these two things are going to tell you each and everything about vector. It will tell you the intensity, magnitude, it is going to tell you the angle of the resultant. So if you want to add two vectors, then a plus b, if it is equal to r, then the magnitude of r is given by under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, and the direction of r is given by b sin theta upon a plus b cos theta, where
theta is the angle between A and B vectors. ओके, तो सिंपल सा लॉजिक बताया मैंने आपको, सिंपल सी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, कोई बहुत हाई फाई आज मैंने बातें नहीं की आपके साथ, है ना। दो वेक्टर को सिंपली ऐड करना सीखा, क्लास 11th के स्टैटिक्स के अंदर ही आप ये चीजें सीख जाते हो, है ना। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा, देखता हूँ कल तक अगर हम लाइव आ पाते हैं तो अच्छी बात है। सो तब तक इसी से काम कीजिए, क्विक रिवीजन कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगा कि आइदर एनसीईआरटी और एचसी वर्मा ऑफ 11th क्लास, है ना, फॉर वेक्टर वुड बी सफिशिएंट, है ना। कम से कम 15-15 क्वेश्चन लगा देना, या तो प्रदीप उठा लो, मेरे ख्याल से एचसी वर्मा सबके पास होता है, एचसी वर्मा क्लास 11th का निकालो, फोर्सेस के ऊपर शुरू के 10-12 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, माइंड खुलेगा, मजा आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। And yes, if any of my friend is interested in Unacademy Plus subscription, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि these are the prices here, so you can apply H10 and you can avail 10% off here. So for 12 months you have to pay 27,225 after applying H10. For 18 months you have to pay 34,650 after applying H10. For 2-year program you have to only pay 39,600 after applying H10. ओके, एंड आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं तो आइकॉनिक में आप देख सकते हो कि 12 महीने का 1 साल का यू हैव टू पे 45,225 एंड H10 लगाने के बाद बताओ भाई, वरना महंगा है। और 2 साल का अगर आपको लेना है 66,600। एंड क्या बेनिफिट बताया था मैंने आपको आइकॉनिक के? प्लस के सारे, मतलब लाइव क्लासेस, आरआईबी बैचेस, क्रैश कोर्सेज, वीकेंड टेस्ट, है ना, बायलैंग्वेज कोर्सेज, ये तो सब ही है। इसके अलावा आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा आइकॉनिक में? आइकॉनिक में आपको मिले असाइन होगा पर्सनल कोच, स्पेशलाइज्ड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट एनालिसिस पर्सनल लेवल पे करके दिया जाएगा, शेड्यूल प्लानर आपको बना के दिया जाएगा। सो personal attention, personal caring will be given to each and every learner. Okay, so that is why it is slightly on the expensive side, you can say, but if you can afford it, then you must afford it, you must take it, isn't it? एंड रही बात YouTube की, तो YouTube में हम कभी भी अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये हमारी कुछ हिट प्लेलिस्ट है, यू कैन लुक इनटू दैम। FM, मटेरियल, स्टील स्ट्रक्चर, जियोटेक, RCC in Hindi, open channel flow, surveying, structures, irrigation, न्यू पोर्शन ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जो IIT बॉम्बे ने नया ऐड किया है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, हाईवे इंजीनियरिंग, सो ऑल दीज आर दी portion. Okay, so my dear friend, you can always follow me on the Unacademy. So @Sharma Aishwarya 1049 is my profile address, and this is our official Telegram channel. यहाँ पे मैं आपको भेजता हूँ डेली नोट्स वगैरह एंड ऑल। आज के लेक्चर के नोट्स भी मैं आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगा आफ्टर दी लेक्चर। 10 से 11:15 लेक्चर है मेरा ऑफिशियल टाइम, तो इसके बाद मैं आपको भेज दूंगा। एंड दीज ऑल आर दी स्टडी चैनल offered by Unacademy, and right now you are watching me on Unacademy Gate CE. अगर नहीं किया आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक, then please do subscribe now. Thank you my dear friend. Thanks a lot. Have a great day. Stay safe and don't go outside if it is not required. Bye bye. See you tomorrow.